फिर दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। हम लोग क्लास 10th का संस्कृत पढ़ रहे थे। 5 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग छठा चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कार, है ना। मतलब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि संस्कार क्या होता है और एक इंसान के लिए संस्कार कितना ज़रूरी है, और जो है कि संस्कार का उद्देश्य क्या है, संस्कार का महत्व क्या है, और कितने प्रकार के संस्कार होते हैं, है ना। ये सब कुछ हम लोग जो है इस वीडियो में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए अगर आप लोगों को ये चैप्टर समझ में ठीक से नहीं आया है तो अगला 30 से 40 मिनट ध्यान से आप इस वीडियो को सुन लीजिए। आपका सारा प्रॉब्लम जो है ना इस चैप्टर का दूर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए सबसे पहला प्रश्न ये है कि संस्कार क्या होता है। नहीं, हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि तुमको संस्कार नहीं है। मैंने अगर कोई बड़ा आदमी है उसके सामने में आप अगर ऐसे ऐसे कर लीजिएगा तो क्या कहता है इंसान कि आप में तुम में तो संस्कार ही नहीं। बड़ा छोटा का मान सम्मान करने ही तुमको नहीं आता है। कैसे किसके साथ व्यवहार करना है, बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना है, छोटों के साथ कैसे व्यवहार करना है ना। अगर इसमें थोड़ी सी भी त्रुटि होता है तो लोग तुरंत कह डालते हैं कि तुम में संस्कार नहीं है। तो ये सब आपको उसमें नहीं लिखना है ना। तो लिखना क्या है कि संस्कार क्या होता है, जो तुम्हारे चैप्टर के अंदर में लिखा हुआ है, तो उन सब बातों को लिखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, देखो संस्कार का अर्थ होता है शुद्धिकरण, है ना। सबसे पहले ये बात आप समझिए कि जो संस्कार है ना, संस्कार का अर्थ होता है शुद्धिकरण। आराम से समझिए चैप्टर को। ठीक है, संस्कार जो है ना बेटा, संस्कार का जो अर्थ होता है, अर्थ ही होता है शुद्धिकरण, है ना। शुद्धिकरण, शुद्धिकरण का मतलब क्या हुआ, एक इंसान के अंदर में जितने अवगुण होता है, जितना दोष होता है, उसको दूर करना, है ना, मतलब शुद्धिकरण करना। तो यानी एक इंसान का शुद्धिकरण करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संस्कार बोलते हैं। ठीक है, तो एक लाइन में अगर आपसे पूछे संस्कार क्या होता है तो या संस्कार क्या होता है, तो लिखिएगा कि संस्कार का अर्थ ही होता है शुद्धिकरण, मतलब दोषों को दूर करना और अच्छे अच्छे गुणों को ग्रहण करना ही संस्कार है। बोलो, याद हो गया। दोषों को दूर करना यानी आपके अंदर में जो अवगुण है, जो बुराइयां हैं, उसको आप अपने अंदर से खींच करके बाहर फेंक दीजिए, और जो अच्छे अच्छे गुण हैं उनको अपना लीजिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संस्कार बोलते हैं। तो दोषों को दूर करना और अच्छे अच्छे गुणों को ग्रहण करना ही क्या होता है, संस्कार होता है। ठीक है, और संस्कार का अर्थ क्या होता है, तो संस्कार का अर्थ होता है शुद्धिकरण, है ना, यानी पवित्र हो जाना ही संस्कार है। ठीक है, तो तुम्हारे चैप्टर में जो ना कुछ बातें लिखा हुआ है संस्कार के विषय में, यहां देखिए आप, संस्कार का अर्थ होता है पवित्रता, पवित्रता यानी पवित्र हो जाना। ठीक है ना, जो आपके अंदर बुराइयां वगैरह है उन सबको खींच करके बाहर फेंक देना। ठीक है, तो पवित्र हो जाना, शुद्ध हो जाना, और मनुष्य में अच्छे गुणों का विकास करना। ठीक है, यानी जैसे इंसान के अंदर में अच्छे अच्छे गुणों का विकास होना, इंसान का पवित्र होना, इंसान का शुद्ध होना, दोषों को दूर कर देना, यही संस्कार का क्या होता है, अर्थ होता है। और जितने भी संस्कार है ना, अभी हम लोग पढ़ेंगे कितने संस्कार है, तो जितने भी संस्कार है सभी संस्कार का एक ही उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है कि मानव को कर्म से शुद्ध करना, मानव को कर्म से शुद्ध करना। इसका मतलब है कि मानव को बुराइयों से बचाना, मानव को बुराइयों से बचाना और मानव को हर तरीके से समृद्ध बनाना। ठीक है ना, यही संस्कार का उद्देश्य होता है। तो मानव को कर्म से शुद्ध करना, दोषों को दूर करना और अच्छे गुणों को ग्रहण करने में ये हमारा सहायता करता है। यानी ये संस्कार जो है ना, संस्कार का क्या काम है ना, संस्कार का क्या काम है और संस्कार किन चीजों में हमारी सहायता करता है, तो आपको याद रखना है। सबसे पहले तो ये हमारे अंदर जो दोष होता है ना, हमारे दोषों को दूर करने में मदद करता है। ठीक है, दोषों को दूर करने में मदद करता है, यानी हमारे अंदर में जो बुराइयां हैं, हमारे अंदर में जो खराब आदतें हैं, उनको दूर करने में ये सहायक होता है, पहली बात है। और दूसरी बातें जो होता है, ये संस्कार जो है ना, ये इंसान को शुद्ध करता है ना। दोष दूर होगा तो इंसान क्या होगा, शुद्ध होगा। तो मानव को जो है ना, ये मानव को क्या करता है, कर्म से शुद्ध करता है ना, मानव को जो है ये कर्म से शुद्ध करता है। और तीसरी बातें क्या है कि तीसरी बातें हैं कि अच्छे गुणों को ग्रहण करने में ये मदद करता है ना, अच्छे अच्छे गुणों को, ठीक है, अच्छे गुणों को ग्रहण करने में ये मदद करता है। ठीक है, अच्छे गुणों को ग्रहण करने में मदद करता है। तो आप लोगों को इतना बात तो समझ में आ गया होगा
कि संस्कार का अर्थ होता है शुद्धिकरण, और संस्कार जो है इसका उद्देश्य होता है मानव के जीवन को समृद्ध बनाना, और संस्कार का अर्थ होता है शुद्धिकरण। संस्कार का मतलब होता है दोषों को दूर करना और अच्छे अच्छे गुणों को ग्रहण करना, माना खराब आदतों का त्याग करना और अच्छी अच्छी आदतों को ग्रहण करना ही क्या होता है, संस्कार होता है। ठीक ना। और उसके बाद संस्कार किस चीजों में सहायता करता है, संस्कार के क्या काम है, तो इसमें आप लिख सकते हैं संस्कार का काम है मनुष्य के अंदर के दोषों को दूर करना। संस्कार का काम है इंसान को शुद्ध करना, पवित्र बनाना, और संस्कार का काम है इंसान अच्छे गुणों को ग्रहण करे, इसमें इंसानों की मदद करना। ठीक है, तो दोषों को दूर करना, मानव को कर्म से शुद्ध करना और अच्छे गुणों को ग्रहण करना, यही संस्कार का उद्देश्य होता है और यही संस्कार का अर्थ होता है। तो वो लोग संस्कार समझ में आ गया। अगर आपसे पूछेगा बताओ संस्कार क्या होता है, तो आराम से आप लिख दोगे ना कि संस्कार क्या होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। इसको मिटा देते हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि संस्कार का क्या महत्व है ना, संस्कार का क्या महत्व है, देखिए पहली महत्व तो बेटा याद रखना कि संस्कार जो है ना प्राचीन संस्कृति को, जैसे ना कहता है कि अरे यार ये नया जमाना आ गया, मॉडर्न जमाना आ गया है, पुरानी सारी रीति रिवाज परंपराएं लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, तो वो जो पुरानी रीति रिवाज है ना वो संस्कार से ही आता है, संस्कार मनाने से ही आता है। माना संस्कार का अगर आपसे महत्व पूछे कि संस्कार का क्या महत्व है, तो पहला पॉइंट आपको लिखना है कि प्राचीन संस्कृति को यानी प्राचीन रीति रिवाजों को जानने के लिए संस्कार मनाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला महत्व संस्कार का क्या है कि इससे हमें प्राचीन संस्कृति का ज्ञान होता है। ठीक है, बोलिए संस्कार से हमें प्राचीन संस्कृति का ज्ञान होता है, पहला। और दूसरी बातें हैं कि जो जीवन में इंसान अलग अलग टाइम पर जो संस्कार मनाता है, तो उस संस्कार से एक फायदा ये भी होता है कि संस्कार के ही एक बहाने से या माध्यम से जो है घर के सारे लोग इकट्ठे होते हैं और वेद मंत्रों का पाठ होता है। इसके अलावा जो है कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं घर का, उनका लोगों को आशीर्वाद मिलता है और परिवार के सभी सदस्यों का मिलन होता है। तो इससे जो है ना पारिवारिक एकता जो है वो मजबूत होता है, समझे कि नहीं। तो ये भी एक संस्कार का महत्व है कि अगर आप समय समय पर संस्कार मनाते हैं, तो जैसे मुंडन हो गया, तो मुंडन में क्या होता है, परिवार के सारे लोग इकट्ठा होते हैं, है ना, जिसको मुस्लिम में अकीका बोला जाता है। तो उसमें सब लोग एक जगह पर जो है इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उस जो बड़े उसमें देखते हैं कि अलग अलग धर्मों में अलग अलग है, तो है ना, तो वो पूरा प्रोसेस होता है। उसमें सभी परिवार के जो बड़े लोग होते हैं, बच्चे बूढ़े सब लोग जो एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। तो इससे जो है परिवारों में जो है ना एक यूनिटी बनता है, एक एकता बनता है। तो ये भी एक संस्कार का क्या है, महत्व है। इसके अलावा जो है ना संस्कार का क्या महत्व है, तो संस्कार हमारे अंदर के दोषों को दूर करता है और अच्छे गुणों को ग्रहण करने में मदद करता है। ठीक है, तो बोलो संस्कार का महत्व पूछेगा तो दो महत्व लिख दोगे ना। पहला कि संस्कार जो है यह प्राचीन संस्कृति को जानने में हमारी मदद करता है। इसका मतलब हुआ कि जो प्राचीन परंपराएं रीति रिवाज है ना उनको जानने में हमारी मदद करती है। और दूसरा क्या हुआ कि संस्कार अलग अलग टाइम पर जो मनाया जाता है ना जीवन में, तो उसमें परिवार के सारे सदस्य का मिलन होता है, बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, वेद मंत्रों का पाठ किया जाता है, हवन किया जाता है। तो इनसे क्या होता है कि परिवार की एक यूनिटी बढ़ती, परिवार में एक एकता आता है। ठीक है, और जो है परिवार के सभी सदस्यों का एक तरह से शुद्धिकरण होता है। और इसके अलावा जो है तीसरा महत्व है कि जो संस्कार है वो हमारे अंदर के दोषों को दूर करता है और अच्छे गुणों को ग्रहण करने में हमारी मदद करता है। तो संस्कार का महत्व भी समझ में आ गया होगा। कुल मिलाकर के संस्कार क्या है, इतना बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो अब यह है कि अच्छा एक बात और याद रखना है आपको जो आपके चैप्टर के अंदर में है कि आजकल जो संस्कार है ना ये केवल व्यंग रूप में यूज हो रहा है, प्रयोग रहा है, मस्ती मजाकों में, है ना। कोई आदमी अच्छा काम कर दे, अरे भाई तू तो बड़ा संस्कारी हो रहा है ना, तो अब संस्कारी बन गया। तो एक मतलब मजाक के लहजे में इसका उपयोग होने लगा है ना संस्कार का। तो ये जो है ना पूछेगा ऑब्जेक्टिव में आजकल संस्कार का जो प्रयोग है किस रूप में हो रहा है, तो आंसर याद रखना व्यंग रूप में, है ना। किस रूप में हो रहा है, तो व्यंग के रूप में हो रहा है। और भारत की संस्कृति की अगर बात करें
तो भारत की संस्कृति में कुल 16 संस्कार आते हैं। कितने संस्कार आता है भारत की संस्कृति में जो है ना, कुल कितने संस्कार आते हैं बताओ, फटाफट बताओ, है ना। भारत के संस्कृति में कुल कितने संस्कार आते हैं? तो उत्तर याद रखिएगा कि भारत के संस्कृति में जो है ना, टोटल 16 संस्कार आते हैं। कितने संस्कार आते हैं? 16 संस्कार आते हैं। ठीक है, बोलो भारत की संस्कृति में कुल कितने संस्कार है? 16। कुल संस्कार की संख्या 16। ठीक है, पूछेगा कुल संस्कार की संख्या कितना है? 16 संस्कार है। देखो अगर आपसे पूछे ना कि कुल संस्कार कितने हैं, अगर आपसे पूछे ना कुल संस्कार कितने हैं, तो आंसर याद रखिएगा कुल संस्कार 16 है। कुल संस्कार कितने हैं? 16 है। और कितने प्रकार के हैं ना, संस्कार के अगर प्रकार पूछे ना, संस्कार का अगर प्रकार पूछे तो याद रखना 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5। ठीक है, संस्कार टोटल 16 है। संस्कार तो टोटल 16 है। 16 को षोडश भी बोलते हैं हम लोग, है ना। षोडश भी लिखा रहेगा, तो ये याद रखना षोडश, ये 16 हो गया। तो 16 संस्कार है। संस्कार कितने हैं टोटल? 16 संस्कार है। अभी देखिएगा ना कि 16 संस्कार में हम लोग कितने संस्कार मनाते हैं ना। ठीक है, कौन कौन से संस्कार है अभी देखते हैं बारी बारी। और कितने प्रकार के संस्कार होते हैं? तो 5 प्रकार का होते हैं। ठीक है, जन्म के पूर्व कितने संस्कार हैं? 3 संस्कार। शैशव काल में कितने संस्कार हैं? 6 संस्कार। शिक्षा संबंधी कितने संस्कार हैं? 5 संस्कार। और गृहस्थ जीवन में कितने संस्कार हैं? 1। और मरने के बाद 1। तो बोलिए 5 प्रकार का हुआ। एगो जन्म के पूर्व, एगो शैशव काल का संस्कार, एगो शिक्षा संस्कार, एगो गृहस्थ संस्कार, एगो मरने के बाद। यानी कि अगर संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो संस्कार टोटल कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन है? तो पहला नंबर में आपको याद रखना है कि जन्म के पूर्व, यानी जब बच्चों का जन्म नहीं होता है तो जन्म से पहले जो है ना 3 संस्कार मनाए जाते हैं। यानी जब बच्चा माँ के गर्भ में पलता है तो उस समय टोटल 3 संस्कार मनाए जाते हैं ना। तो जन्म के पूर्व कितने संस्कार हैं? 3 है। और दूसरा याद रखना है शैशव काल में, यानी जब बच्चा जो है ना, जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, बाहरी दुनिया में आता है, तो उस शैशव काल में, उसको शैशव काल कहते हैं। और शैशव काल में कितने संस्कार होते हैं? तो शैशव काल में टोटल जो है आपको याद रखना है, यहाँ पर 6 संस्कार होते हैं शैशव काल में। और शैशव के काल के बाद जो है ना शिक्षा, यानी पढ़ाई लिखाई शुरू होता है। तो शिक्षा संबंधी अगर संस्कार पूछेगा तो इसके अंदर में 5 संस्कार है। शिक्षा संबंधी टोटल 5 संस्कार है। और एक हो गया आपका गृहस्थ संस्कार। गृहस्थ संस्कार जो है, एक गृहस्थ संस्कार हो गया, और गृहस्थ संस्कार में एक है। और 5वां हो गया आपका कौन सा बताइए? गृहस्थ संस्कार के बाद एक याद रखना, मरने के बाद, है ना। मरने के बाद बोलिए 5 प्रकार का हुआ, ये एक संस्कार है। जन्म के पूर्व 3 संस्कार, शैशव काल में 6 संस्कार, और शिक्षा संबंधी 5, गृहस्थ जीवन में 1, और मरने के बाद 1। तो 5 प्रकार का हो गया। तो सबको जोड़ कर देखो, है ना। 6 3 9, 9 5 14, 14 1 15, 15 1 16, यानी टोटल संस्कार कितना हो गया? 16। कुल संस्कार 16 है, लेकिन इसको 5 भागों में बांटा गया, 5 प्रकार में बांटा गया। जन्म के पूर्व 3, शैशव काल में 6, शिक्षा संबंधी 5, गृह संस्कार 1, मरने के बाद 1। बोलिए, है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? बताओ कितने संस्कार होते हैं, है ना। कितने संस्कार होते हैं? 16। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। कौन कौन सा होता है? जन्म के पूर्व कितने होते हैं? 3। देखो जन्म के पूर्व 3 होता है, ये आपको याद रह जाएगा। और गृहस्थ संस्कार 1 होता है, जिसको हम लोग विवाह संस्कार बोलते हैं, विवाह संस्कार बोलते हैं। ठीक है, और सबसे पवित्र संस्कार विवाह संस्कार ये। और मरने के बाद जो है ना एक संस्कार होता है, जिसको हम लोग दाह संस्कार बोलते हैं ना, दाह संस्कार बोलते हैं। ठीक है, दाह संस्कार, या इसी को अंत्येष्टि संस्कार भी कहा जाता है। ठीक ना, इसको अंत्येष्टि संस्कार भी कहा जाता है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये भी आपको याद रहेगा कि गृहस्थ संस्कार में 1 संस्कार आता है, मरने के बाद 1 है, जन्म के पहले 3 है। ज्यादा दिक्कत आपको यहीं पर होगा, है ना। ज्यादा दिक्कत आपको यहीं पर होगा। शैशव काल में 6 और शिक्षा में 5। तो किसमें कितना है? देखो शिक्षा मतलब कलम, कलम से क्रांति, है ना। तो शिक्षा मतलब कलम, कलम कितने रुपये का आता है? 5 रुपये का। तो कलम वाला यानी शिक्षा वाला में कितना है? तो 5, है ना। बस ऐसे याद रखिएगा, ट्रिक है। ठीक है ना, इस तरह से। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब इनका बारी बारी से अध्ययन विस्तार से करते हैं ना। ये संस्कार
16 कौन कौन से संस्कार हैं, कैसे हैं, क्या है, नहीं है। और एक बात आपको और याद रखना है कि जो 16 संस्कार होता है ना, जो 16 संस्कार होता है ना, ये 16 संस्कार कर्म से होता है। ये 16 संस्कार कर्म से होता है, ठीक ना। ये 16 संस्कार क्या होता है? कर्म से होता है ना। जैसे आप विद्यालय जाते हैं, विद्यालय जाने के बाद पहले विद्यालय खुलता है, फिर झाड़ू उड़ू लगता है, उसके बाद फिर आप प्रार्थना करते हैं, फिर आपका अटेंडेंस होता है, फिर आपका क्लास होता है, फिर आपका टिफिन होता है। ऐसा थोड़ी होता कि स्कूल गया तो जैसे आप 9 बजे स्कूल गए तो पहले टिफिन ही हो गया, उसके बाद फिर क्लास हुआ, उसके बाद तब घंटी लगेगा, फिर जाकर लास्ट में प्रार्थना होगा। ऐसा होता है? नहीं होता ना। सब कुछ एक सिस्टम से होता है। तो वैसे करके संस्कार भी जो 16 है ना, ये 16 संस्कार जो है ना क्रम से होता है ना। कि पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ही ये होगा, उसके बाद ही ये होगा, है ना। एकदम क्रम से होता है। तो याद रखिएगा सभी संस्कार जो है एकदम क्रम से होता है ना, क्रमवार होता है। तो बोलो इतना तक में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। अब आते हैं बारी बारी से पढ़ते हैं। देखिए जन्म के पूर्व कितने संस्कार हैं? 3। एगो गर्भाधान, एगो पुंसवन, एगो सीमंतोनयन। तो जन्म के पहले 3 संस्कार है, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमंतोनयन संस्कार, ये तीनों संस्कार तब मनाया जाता है जब बच्चा उस समय दुनिया में नहीं आता है, मां के गर्भ में ही पलता है, तो उसी समय ये तीनों संस्कार जो है ना मना लिया जाता है। ठीक है। देखो एक संस्कार मनाने में बहुत पैसा खर्चा होगा, ठीक है, और पूजा पाठ कराओ, बहुत सारा उसमें खर्चा पानी लगता है ना। इतना सारा खर्चा पानी जो है ना, इतना सारा जो है खर्चा पानी जुटाना बड़ी मुश्किल होता है। आजकल तो लोगों को 2 वक्त की रोटी खाने के लिए सही से नहीं मिलता है, तो सारा संस्कार कहाँ से मना पाएगा, है ना। सब संस्कार नहीं हो पाता है, कुछ संस्कार अभी जो है कि मनाया जाता है, कुछ नहीं भी मनाया जाता है। अभी मैं पढ़ाता हूँ, आप लोग देखिएगा कि इनमें कौन कौन से संस्कार आपके घरों में मनाए जाते हैं, ठीक ना। तो अगर महिला, देखिए जैसे विवाह हुआ, विवाह के बाद जो है ना महिला गर्भवती होती है। तो गर्भवती जैसे हुई, जैसे खबर मिला कि फलाना लड़की जो है वो मां बनने वाली है, तो पूरा एकदम खुशी पूरा परिवार में हो गया एकदम, ठीक है। उसके अब शुभ अवसर पर पूजा पाठ रखा, है ना, सब कुछ रखा। तो क्यों पूजा पाठ रखा? ताकि जो इस लड़की के गर्भ में अभी शिशु पलेगा ना, वह शिशु एकदम सुरक्षित रहे, है ना। तो इसके लिए जो है एक पूजा पाठ का आयोजन होगा, जिसको हम लोग गर्भाधान संस्कार कहते हैं, ठीक ना। क्या होता है सबके घर में? बिल्कुल नहीं होता है ना, किसी किसी घर में होता है, किसी किसी के घर में नहीं होता है, ठीक है। तो गर्भाधान संस्कार जो है ये क्यों मनाया जाता है? ये गर्भ की रक्षा के लिए मनाया जाता है ना, गर्भ के रक्षा के लिए मनाया जाता है। अब दूसरा फिर ये कब मनाया जाता है ना, ये कब मनाया जाता है? तो ये जो है ये गर्भाधान यानी जिस समय पता चलता है ना कि गर्भ में शिशु पल रहा, यानी कि जो फलना लड़की है वो मां बनने वाली है, तो उस समय मना लिया जाता है, या तो शादी के बाद ही मना लिया जाता है, ठीक ना, शादी के बाद ही मना लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो पुंसवन देख रहे हो ना, ये पुंसवन संस्कार जो है ये मनाया जाता है। क्यों ये मनाया जाता है? जब महिलाएं 3 महीने महिलाओं के पेट में जो है जो उसका बाबू है वो 3 महीने का हो जाता है, यानी गर्भ में जो है ना जब शिशु तकरीबन 3 महीने का हो जाता है, तब जो है ना एक संस्कार मनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं पुंसवन संस्कार, ठीक है। यह संस्कार क्यों मनाया जाता है? कि गर्भ में जो शिशु पल रहा है ना उसमें अच्छा उत्तम किस्म का संस्कार आए, गुणी बच्चा हो, बस समझे ना, संस्कारी बच्चा हो, है ना। तो जब दुनिया में आए तो उत्तम संस्कार के साथ आए, ठीक है। तो इसलिए जो है ये पुंसवन संस्कार मनाया जाता है। तो गर्भाधान संस्कार क्यों मनाया जाता है? गर्भ की रक्षा के लिए। और पुंसवन संस्कार क्यों मनाया जाता है? गर्भस्थ शिशु यानी गर्भ में पल रहे शिशु में अच्छा संस्कार हो, इसके लिए ये जो है कि संस्कार मनाया जाता है। और जब जो है 7 महीने हो जाता है ना शिशु का गर्भ में, तब 7 महीने में एक संस्कार मनाया जाता है सीमंतोनयन। और यह संस्कार होता है पर्सनली गर्भवती महिलाओं की प्रसन्नता के लिए, है ना, गर्भवती महिलाओं की अच्छे स्वास्थ्य के लिए, समझे कि नहीं। तो ये जो है गर्भवती महिलाओं को खुश करने के लिए, उसके एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो है कि 7वें महीना में, है ना, इससे पहले इसके बाद भी मना सकता है, कोई ये टाइम फिक्स नहीं है। तो ये जो है गर्भवती महिलाओं के
प्रसन्नता के लिए, गर्भवती महिलाओं की अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये मनाया जाता है। तो बोलो इतना बातें याद हो गया होगा। तो बोलिए जन्म के पूर्व कितने संस्कार है, फटाफट बताइए ना। जन्म के पूर्व कितने संस्कार है? तो जन्म के पूर्व 3 संस्कार है। पहला संस्कार का नाम क्या है? गर्भाधान, है ना। पहला संस्कार का नाम क्या है? गर्भाधान। यह संस्कार क्यों मनाया जाता है? कि गर्भ में जो शिशु पलता है वह सुरक्षित रहे, अच्छे से रहे, है ना। तो ये जो है गर्भाधान संस्कार इस वजह से मनाया जाता है। और दूसरा होता है क्या? पुंसवन। पुंसवन संस्कार क्यों मनाया जाता है? कि गर्भ में जो शिशु पल रहा है ना, वह शिशु जब दुनिया में आए तो उत्तम संस्कार के साथ आए, अच्छे व्यवहार वाला बने, अच्छे चरित्र वाला बने, इसलिए पुंसवन संस्कार मनाया जाता है। और तीसरा संस्कार का नाम क्या है? सीमंतोनयन, है ना। सीमंतोनयन क्यों मनाया जाता है? तो जब महिलाएं जो है ना 7 महीना, है ना, उसके जो है पेट में जब शिशु हो जाता है 7 महीने का, तो महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, यानी गर्भवती स्त्री की प्रसन्नता के लिए जो है ये जो है ये संस्कार मनाया जाता है। तो मेरे अंदाज से ये संस्कार जो है सबके घरों में इस तरह से नहीं, ये मनाया नहीं जाता होगा, है ना। किसी किसी के यहाँ मनाया जाता होगा। सबसे बड़ी मजबूरी क्या है कि सबकी आर्थिक स्थिति एक जैसा नहीं है, और ये संस्कार मनाने में जो है रुपया पैसों की आवश्यकता पड़ता है। इसमें पूजा पाठ व वेद मंत्रों का पाठ कराना पड़ता है, बहुत सारी बातें हैं। खैर, तो ये आपको जन्म के पूर्व जो 3 संस्कार है ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, जब अब शिशु दुनिया में आ गया, आने के बाद उसका कौन सा काल स्टार्ट हुआ? शैशव काल। शैशव काल में टोटल 6 संस्कार है ना। शैशव काल में टोटल 6 संस्कार है। अब कौन कौन सा है इसको भी बारी बारी से समझते हैं। देखिए शैशव काल में 6 संस्कार। पहला संस्कार का नाम है जात कर्म, है ना। बोलिए पहला संस्कार का नाम जात कर्म है, ठीक है। पहला संस्कार का नाम क्या है? तो पहला संस्कार का नाम जो है ना जात कर्म है ना। पहला संस्कार का जो नाम है वो जात कर्म है, ठीक है। ब्लू पेन से लिख दिए, जात कर्म है। और दूसरे संस्कार का नाम है नामकरण। फिर उसके बाद होता है निष्क्रमण। उसके बाद मतलब कर्म से चलता है ये ना कि ये हुआ उसके बाद ये हो जाएगा, उनके बाद ये नामकरण होगा, ऐसा नहीं है। एकदम कर्म से आएगा, एकदम कर्म से आता है। जात कर्म होगा, जात कर्म के बाद नामकरण होगा, नामकरण के बाद निष्क्रमण होगा, निष्क्रमण के बाद अन्नप्राशन होगा, अन्नप्राशन के बाद चूरा कर्म होगा, और चूरा कर्म के बाद अंतिम जो शैशव काल का संस्कार है कर्णभेद, ये होता है, ठीक है। तो ये 6 संस्कार है शैशव काल में। जात कर्म क्या होता है? जैसे शिशु जन्म लिया, तो जैसे शिशु जन्म लेता है ना, तो शिशु के जन्म के समय याद रखिएगा, शिशु के जन्म के समय ही ये मनाया जाता है, या उसके जन्म के कुछ दिन के बाद इसको मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है जात कर्म? जात कर्म जो है ना शिशु के जीवन का शुभ शुरुआत हो। शिशु जब दुनिया में आए तो वहां उसके जीवन की एक अच्छी शुरुआत हो, इसके लिए जो है परिवार में ये संस्कार बनाया जाता है, ठीक ना। आप लोग ही पता करना, आप लोग जब दुनिया में आए थे तो आपके परिवार वालों ने आपके दुनिया में आते साथ, है ना, कि आपका जीवन शुभ हो, तो संस्कार मनाए थे या नहीं मनाए थे ना। कुछ लोगों का मनाया गया होगा, कुछ लोगों का नहीं भी मनाया गया होगा, ठीक है। तो शिशु के जीवन के शुभ शुरुआत के लिए जो है ना ये जात कर्म संस्कार, जात कर्म यानी जन्म के समय जो संस्कार किया जाता है उसको जात कर्म कहते हैं, ठीक ना। और दूसरा है नामकरण। जात कर्म हो गया, और इसमें ये बातें भी हो सकता है कि जात कर्म में कि लड़का है या लड़की है, ठीक ना, लड़का है या लड़की है, ठीक ना। तो वो दूसरा है नामकरण। नामकरण में क्या है? तब बच्चों का नाम रखा जाता है। ऐसे तो 10 से 12 दिन जब हो जाता है तो फिर बच्चों का नाम रखने के लिए भी संस्कार किया जाता है। अरे भाई, तो है ना, तुरंत संस्कार, इतना संस्कार तो अपने लोगों के यहाँ होता ही नहीं, है ना। जात कर्म, शिशु जब जन्म लिया तो उस समय उसका शुभ जीवन की शुरुआत के लिए, अच्छे जीवन की शुरुआत के लिए जो संस्कार मनाया जाता है उसको जात कर्म कहते हैं। इसके बाद फिर जो है ना नामकरण संस्कार मनाया जाता है। नामकरण में क्या होता है कि बच्चों का नाम रखा जाता है। क्या नाम रखना है? माना बच्चों को ना नाम रख करके उसको एक पहचान दे दिया जाता है, ठीक है ना। बच्चों को का जो है नाम रख करके उसको एक पहचान दिया जाता है, ठीक है। और तीसरा है निष्क्रमण, है ना। ये थोड़ा सा समझिएगा, जो निष्क्रमण है ना, निष्क्रमण मतलब होता है बाहर निकलना। जैसे देखो ऐसे होता क्या है कि जो महिलाएं मान लीजिए किसी रूम में जब शिशु को जन्म देता है तो उसको हम लोग प्रसव घर कहते हैं, ठीक ना। तो प्रसव घर से जच्चा बच्चा को बाहर करने के लिए जो संस्कार मनाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग निष्क्रमण संस्कार बोलते हैं। अपने लोगों को यहाँ पर क्या होता है, शिशु जन्म हुआ,
और महिलाएं और बच्चा की माँ दोनों उस प्रसव घर में, जिस घर में बच्चों का जन्म हुआ है उस घर में है, कोई संस्कार वंस्कार नहीं, ऐसे एकदम जो है बाहर निकाल दिए। तो ये होता है। लेकिन किसी किसी के घर में क्या होता है, पूरा एकदम पूजा पाठ, वेद मंत्र पाठ सब चीज करके खूब बढ़िया से एकदम सारे परिवार के लोग इकट्ठा होकर के तब जो है कि शिशु और शिशु के माता, है ना, बच्चा मतलब बच्चा, जच्चा मतलब हो गया बच्चा की माता, उनको जो है तब घर से बाहर निकाला जाता है पूरे ही सम्मान के साथ में। तो ये हुआ निष्क्रमण संस्कार। लेकिन अपने लोगों के यहाँ ऐसा नहीं होता है ना। तो निष्क्रमण संस्कार जो है ये प्रसव घर से जच्चा बच्चा को बाहर निकालना, है ना, प्रसव घर से जच्चा बच्चा को बाहर निकालना। इसका मतलब हुआ कि बच्चा और बच्चे की माता को घर से बाहर निकाल करके पहली बार बच्चा को जो है ना चांद और सूरज का दर्शन कराना, है ना, चांद और सूरज का दर्शन कराना, ये होता है निष्क्रमण संस्कार। ठीक है, यानी प्रसव घर से बाहर करके बच्चा को जो है ना किसका दर्शन कराना, सूरज और चांद का दर्शन कराना, ये हुआ निष्क्रमण संस्कार। तो निष्क्रमण संस्कार क्या है, तो प्रसव घर से जच्चा बच्चा को बाहर लाने के लिए जो संस्कार मनाए जाते हैं उसे ही निष्क्रमण संस्कार कहा जाता है। इसमें बच्चा को और बच्चे की माँ को, है ना, प्रसव घर से बाहर निकाल करके पहली बार सूरज और चंद्रमा का दर्शन कराया जाता है। ठीक है, अन्नप्राशन, उसके बाद बच्चा जो, फिर ये तो 3 हो गया। 3 हो जाने के बाद आप सबको पता है जब शिशु का जन्म होता है ना, शिशु के जन्म होने के बाद 6 महीने तक तो कम से कम माता का ही दूध उनको पिलाना चाहिए। इसके बाद जो है दूध के अलावे जो इसको भोजन दिया जाता है उसको पूरक आहार कहा जाता है ना। 6 महीने के बाद जो बच्चों को भोजन दिया जाता है, ठोस भोजन, उसको हम लोग पूरक आहार कहते हैं, है ना, पूरक आहार कहते हैं। तो इसके लिए जो है ना एक संस्कार होता है, उसको बोलते हैं अन्नप्राशन, है ना। ये तो किसी किसी के यहाँ पर होता है ना, आप लोगों के यहाँ होता होगा अन्नप्राशन, यानी पहली बार बच्चे को ठोस भोजन कराना, है ना। पहली बार बच्चे को खीर हो गया, खिचड़ी हो गया या फिर चावल हो गया, जो बोलो तो वो खिलाना है। इसके लिए एक संस्कार होता है, परिवार के सारे सदस्य एक जगह पर हुए, खाना बना, और बच्चा को 6 महीना के बाद ही अक्सर ये होता है। तो उसके बाद जो है बच्चा को पहली बार जो है ठोस भोजन थोड़ा सा खिलाया जाता है, और फिर उसके बाद जो है वो बच्चा धीरे धीरे फिर खाते रह जाता है। तो ये इस संस्कार को हम लोग अन्नप्राशन कहते हैं। ये संस्कार जो है ना किसी किसी के यहाँ मनाया जाता है। अपने लोगों के यहाँ तो भाई कब 2 महीना का है ऐसे लिया, और कब खाया, कब गिराया, कब, है ना, तो पता ही नहीं चलता है कि उन्होंने कब ठोस भोजन खाना स्टार्ट कर दिया, है ना। किसी किसी के यहाँ पर जो है ये संस्कार अभी भी खूब अच्छे से मनाया जाता है। ठीक है, तो शिशु को पहली बार जब अन्न दिया जाता है, कैसा अन्न, ठोस भोजन, है ना, ठोस अन्न दिया जाता है। तो शिशु को पहली बार अन्न देने के लिए संस्कार मनाए जाते हैं। तो उस संस्कार को हम लोग क्या बोलते हैं, अन्नप्राशन बोलते हैं। उसके बाद आता है क्या, चूड़ा कर्म आता है। चूड़ा कर्म का मतलब हुआ मुंडन, है ना, चूड़ा कर्म का मतलब हुआ मुंडन। तो शिशु के सिर का बाल पहली बार मुंडवाना ही मुंडन कहलाता है, जिसको हम लोग अकीका भी बोलते हैं, है ना। तो ये चूड़ा कर्म होता है जब शिशु के सिर का बाल पहली बार मुंडवाना, यानी पहली बार जब शिशु का सर का बाल हटाया जाता है तो उसको हम लोग मुंडन बोलते हैं, है ना। नाई आया, शिशु को लिया, गोद में लिया, फिर सारा बाल उतारा जाता है, फिर ये एकदम पूरे परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं, मतलब ये, है ना। तो ये तो अभी भी होता है। तो अभी देखे ना, तो अपने समाज के अंदर में ये अन्नप्राशन और चूड़ा कर्म, ये दोनों तो अभी भी किया जा रहा है ना। तो अन्नप्राशन और चूड़ा कर्म, तो इतना बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जात कर्म का मतलब हुआ शिशु के जन्म के समय शिशु के शुभ जीवन की शुरुआत के लिए जो संस्कार मनाए जाते हैं उसको जात कर्म संस्कार कहा जाता है। नामकरण का मतलब हुआ बच्चों का नाम रखने के लिए, बच्चों को एक पहचान देने के लिए, है ना, उसका नाम रख दिया जाता है, और इस संस्कार को हम लोग नामकरण कहते हैं। निष्क्रमण का मतलब हुआ प्रसव घर से बच्चा को और बच्चा के माता को बाहर निकालना। ठीक है, तो ये आपका हो गया निष्क्रमण संस्कार के अंदर। और शिशु को पहली बार ठोस भोजन खिलाना, वैसे 6 महीने के बाद ही खिलाया जाता है, तो उसके लिए जो संस्कार मनाया जाता है उसको अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं, अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। और 5वें नंबर का जो होगा वो चूड़ा कर्म है। चूड़ा कर्म का मतलब हुआ मुंडन, यानी पहली बार जब शिशु के सिर का बाल को उतारा जाता है तो उसको हम लोग चूड़ा कर्म संस्कार कहते हैं। और अंतिम जो शैशव काल का संस्कार है वो कर्ण भेद, है ना। कर्ण भेद मतलब बालक और बालिकाओं के कान छेदन की प्रक्रिया। देखिए, मुख्य रूप से तो बालिकाओं का कान छेदा जाता है, लड़कियों का, लड़कों का नहीं, लेकिन कुछ लड़कों का भी छेदा जाता है। ठीक है, इसके पीछे जो है ना स्वास्थ्य को लेकर के कुछ लॉजिक है,
तो ये है। और उसके बाद जो लड़कियां हैं वो कान छेदती है, तो उसमें आप लोग देखते हैं ना आली बाली जो है वो पहना जाता है, ठीक ना। तो इसके लिए भी संस्कार होता है कि परिवार के लोग इकट्ठा हुए, उसके बाद तब जो है कि कान में आराम से एकदम सबके सामने में वो पूरा मंत्र वेद मंत्र पाठ करके ऐसे। लेकिन अपने लोग यहाँ क्या होता है, इतना बड़ा लिया तार, बैठाया और ऐसे तार लिया और एक बार में इसे पड़ गया ना, अब जोर जोर से चिल्ला रहा है लेकिन एकदम से है ना। तो ये अपने यहाँ पर इस तरह से होता है, ठीक है। तो कर्ण भेद जो है ना, कर्ण भेद संस्कार, ये बालक बालिकाओं के कान छेदन की प्रक्रिया है। मुख्य रूप से किसका, तो ये बालिकाओं का कान छेदने की प्रक्रिया कर्ण भेद है। तो इस प्रकार से ये शैशव काल में इतने संस्कार होते हैं। तो आप लोगों को शैशव काल का संस्कार भी याद अच्छे से हो गया होगा। बताओ शैशव काल में कितने संस्कार है, तो शैशव काल में टोटल 6 संस्कार है। पहला जात कर्म, दूसरा नामकरण, तीसरा निष्क्रमण, चौथा अन्नप्राशन, पांचवा चूड़ा कर्म, छठा कर्णवेद, ठीक है। तो शैशव काल का पहला संस्कार का नाम क्या है, जात कर्म। शैशव काल का अंतिम संस्कार का नाम क्या है, कर्णवेद, है ना। ये कर्म से होता है सब। अब आते हैं शिक्षा संबंधी संस्कार। अब तो हो गया ये शैशव काल खत्म हो गया, पढ़ाई लिखाई भी करना है ना बच्चों को। तो पढ़ाई लिखाई के दरमियान कौन कौन से संस्कार होते हैं, तो पढ़ाई लिखाई के दरमियान कितने संस्कार होते हैं बता। तो पढ़ाई लिखाई के दरमियान टोटल 5 संस्कार होते हैं। पहला अक्षरारंभ। अक्षरारंभ संस्कार जो है ये शिक्षा संस्कार का पहला संस्कार है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है ना वो पहली बार अक्षर लिखने सीखता है ना। अक्षर लिखने और अंक लिखने, 1 2 3 ये अंक लिखने के लिए, और अक्षर मतलब हो गया क ख ग ए बी ओ आ, ये सब जो है ना अक्षर लिखने और अंक लिखने के लिए, है ना। जब स्टार्ट करता है तो उसमें जो संस्कार मनाए जाते हैं उसी को हम लोग अक्षरारंभ संस्कार कहते हैं ना। शिशु को पहली बार अंक लिखने और अक्षर लिखने के लिए सिखाने के लिए जो संस्कार मनाया जाता है उसे हम लोग अंक लेखन और अक्षर लेखन, उसको हम लोग अक्षरारंभ संस्कार कहते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद जब अक्षर लिखने सीख जाता है ना, अपने घरों में जब अक्षर लिखने सीख जाता है, तो उस जमाने में क्या था, तब गुरु जो है ना शिष्य को, तब होता था उपनयन संस्कार। ये उपनयन संस्कार क्या होता है, उपनयन संस्कार में तो जो गुरु है ना वो शिष्य को गुरुकुल लेके चल जाता था, है ना। गुरु जो है ना शिष्य को अपने घर लेके चल जाता था, और शिष्य जो है वो गुरु के घर में चल जाता था, और गुरु के घर में जितने भी शिक्षा का नियम होता था उन सब का पालन करता था, और वहीं पर वो जो है वेदों का अध्ययन करता था, ठीक है। वहीं पर वो गुरु के घर में ही पढ़ाई लिखाई करता था, और पढ़ाई लिखाई पूरा करके तब जाकर के जो है विवाह करके, है ना, गृहस्थ संस्कार में, गृहस्थ संस्कार यानी विवाह संस्कार के द्वारा गृहस्थ जीवन में वो प्रवेश करता था। तो उपनयन संस्कार क्या होता है, उपनयन संस्कार का मतलब होता है गुरु जो है अपने शिष्य को अपना घर यानी गुरुकुल लेकर जाता था, और वहां पर जो है शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करता था। और शिक्षा नियमों में याद रखना ब्रह्मचर्य का भी नियम शामिल था, ठीक ना। शिक्षा नियमों में कौन सा नियम शामिल था, ब्रह्मचर्य का नियम शामिल था, कि कोई एकदम बाल ताल एकदम बहुत बढ़िया टी शर्ट जीन्स एकदम, ठीक है, इससे एकदम ये सब कुछ नहीं, एकदम सीधा साधु के भेष में रहो एकदम और पढ़ाई करो, ये था ब्रह्मचर्य नियम शामिल था। अच्छा, और एक बात पता है, एग्जाम में पूछता है कि प्राचीन काल में विद्यार्थी को क्या कहा जाता था, ब्रह्मचर्य कहा जाता था ना, ये याद रखना है। इसके अलावा है वेदारंभ। अब जब ये गुरु शिष्य को लेकर चल जाता था अपने घर में, तब एक संस्कार आता था वेदारंभ। वेदारंभ क्या है कि जो शिष्य होता है वो गुरु से वेदों और अन्य विद्याओं का अध्ययन करता था करना, यानी गुरु जो है, गुरु से जो बच्चा होता है वह वेदों का अध्ययन सीखता था, वेदों को पढ़ने के लिए सीखता था, तो ये वेदारंभ है। और अभी जैसे है ना नीट हो गया, जेई हो गया, अब ये सब बड़ा बड़ा है ना एग्जाम माना जाता है, यूपीएससी हो गया, हाँ। तो उस समय सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्या माना जाता था जिन्होंने वेद का अध्ययन किया, वेदों का अध्ययन, है ना, सबसे उत्कृष्ट माना जाता था। उसके बाद केशांत संस्कार होता है। देखो केशों का अंत यानी यहाँ पर भी मुंडन, तो एक तो उधर था केशांत का मतलब भी मुंडन ही हुआ, है ना, चूड़ा कर्म ही हुआ, लेकिन ये वाला कहाँ पर होता था, गुरु के घर में। तो जब गुरु के घर में प्रथम मुंडन होता था, इसको हम लोग छोर कर्म कहते हैं, ठीक ना। तो गुरु के घर में जो प्रथम मुंडन होता था तो इसको हम लोग केशांत संस्कार कहते हैं। गुरु के घर में ये इसलिए होता था कि जो बच्चा है ना वो मतलब सजने धजने से, ग्लैमर की दुनिया से दूर रहे और पढ़ाई पर पूरा मन लगाए, है ना, पूरा एकदम से छिल दिया, तो कोई एकदम से कंघी उंगी तेल कंघी करने का कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। तो इस तरह तो केशांत संस्कार जो है ना ये क्या होता है, तो गुरु के घर में प्रथम जो मुंडन होता था, जो प्रथम छोर कर्म होता था, उसको हम लोग केशांत संस्कार कहते हैं। और समावर्तन संस्कार जो है ये गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में
प्रवेश करने के लिए जो संस्कार मनाया जाता था, माना जब पूरा पढ़ाई कंप्लीट हो जाता था, तो पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद अब गुरु के घर से बच्चा कहां पर जाएगा, गृहस्थ जीवन में जाएगा, नहीं विवाह कर लेगा, गृहस्थ जीवन में चल जाएगा। तो जब पढ़ाई पूरा हो जाता था तो उसके बाद अब बच्चा जो है वो अपना घर जाएगा, तो उस समय जो एक संस्कार मनाया जाता था, तो उसी संस्कार को हम लोग बोलते थे समावर्तन संस्कार। उसी संस्कार को क्या बोलते हैं, गुरुकुल से शिक्षा समाप्त करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पहले जो संस्कार मनाया जाता था, तो उसी संस्कार को हम लोग बोलते हैं कौन सा, समावर्तन संस्कार बोलते हैं। तो शिक्षा संबंधी में कितने संस्कार हैं, तो टोटल 5 संस्कार हैं। और एक गृहस्थ संस्कार किसको बोलते हैं, तो विवाह संस्कार को बोलते हैं, ये एक है। और सबसे पवित्र संस्कार अगर पूछे तो आंसर याद रखना विवाह संस्कार। और मरने के बाद एक संस्कार है जिसका नाम अंत्येष्टि या दाह संस्कार है ना, अंत्येष्टि या दाह संस्कार है। तो यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले है ना, अभी और है, पहले थोड़ा सा जितना पढ़ा है ना इतना का पहले आप टेस्ट लगा दो, ठीक ना, देखते हैं कि आप कितने सीखे। ठीक, जैसे पहला प्रश्न बताओ आप लोग, ठीक है, मैं कुल प्रश्न पूछ लेता हूं। आप बताओ कुल संस्कार कितने, फटाफट बताओ कुल संस्कार कितने हैं। तो कुल संस्कार कितने पढ़े थे कि कुल संस्कार 16 है। संस्कार के प्रकार कितने हैं, तो संस्कार के प्रकार कितने हैं बताओ, तो संस्कार जो है ना वो 5 प्रकार के हैं। बताइए शैशव काल का अंतिम संस्कार, फटाफट बताइए, आंसर है ना शैशव काल का, ठीक है, पहला प्रश्न शैशव काल का अंतिम संस्कार बताइए, आंसर क्या होगा। अभी तुरंत पढ़ाए हैं, सब कुछ आपके सामने है, बताओ शैशव काल का अंतिम संस्कार क्या होगा। एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा बताइए अंतिम शिक्षा संस्कार कौन है, देखते हैं आप लोग समझे हैं या नहीं समझे, है ना। अंतिम शिक्षा संस्कार कौन सा है, अंतिम शिक्षा संस्कार क्या है। तीसरा प्रश्न है अन्नप्राशन, है ना, अन्नप्राशन। अच्छा, केशांत संस्कार का दूसरा नाम क्या है ना, केशांत संस्कार का दूसरा नाम क्या है, संस्कार का दूसरा नाम, ठीक है, ये आपको बताना है। और एक प्रश्न का और जवाब देना है, ठीक है, सबसे पवित्र संस्कार कौन है, ठीक है, सबसे पवित्र संस्कार कौन है, ठीक है, फटाफट बताओ। ये चारों का आंसर आप लोग बताओ। भले शैशव काल का अंतिम संस्कार, देखो शैशव काल में टोटल 6 संस्कार है, तो ये कर्म से होता है, तो सबसे अंतिम कौन है, कर्णभेद। तो इसका आंसर क्या होगा कि शैशव काल का सबसे अंतिम संस्कार कौन है, तो यहां पर याद रखना है कर्णभेद जो है ना, ये शैशव काल का सबसे अंतिम संस्कार है। अंतिम शिक्षा संस्कार कौन है, तो शिक्षा संस्कार टोटल 5 है, तो बताइए अंतिम वाला कौन है, समावर्तन है, तो इसका आंसर क्या होगा, समावर्तन जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 3 नंबर में आते हैं केशांत संस्कार का दूसरा नाम क्या है, तो केशांत संस्कार का दूसरा नाम मुंडन बोलिए, या इसको गोदान संस्कार भी कहा जाता है ना, याद रखना कौन से संस्कार बोलते हैं इसको, गोदान संस्कार भी कहा जाता है। और सबसे पवित्र संस्कार कौन है, तो सबसे पवित्र संस्कार जो है ये विवाह है, ठीक है। ये आप लोग थोड़ा सा जो ना इसको भी लिखते चलिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है चार हो गया। अब हम लोग 5वें नंबर का देते हैं आप लोगों को, 4 हो गया। और फटाफट आप लोग बताइए संस्कार का तो कुल संस्कार कितने हैं, तो 16। संस्कार कितने प्रकार के थे, 5, 4 हुआ उधर। तो 5वें नंबर का एक प्रश्न है, आप बताइए चरित्र का निर्माण किससे होता है ना, चरित्र का निर्माण किससे होता है, ये हो गया। 6 नंबर प्रश्न बताओ संस्कार का महत्व कब से है, संस्कार का जो महत्व है ये कब से है ना, संस्कार का महत्व कब से है। इसके अलावा बताओ प्राचीन शिक्षा में सबसे उत्कृष्ट किसको माना जाता है ना, माना जाता था प्राचीन शिक्षा में, यानी प्राचीन काल में जो शिक्षा लोग पढ़ रहे थे उसमें प्राचीन शिक्षा में सबसे उत्कृष्ट किसको माना जाता था, तो सबसे उत्कृष्ट किसको माना जाता था, एक ये प्रश्न हो गया। और 8 नंबर में चूरा कर्म के बाद कौन सा संस्कार आएगा, है ना, चूरा कर्म के बाद, ठीक है, चूरा कर्म के बाद कौन सा संस्कार आएगा, कौन सा संस्कार आएगा, फटाफट आंसर बताओ, है ना, संस्कार आएगा, चूरा कर्म के बाद कौन सा संस्कार आएगा। और प्राचीन काल में जो है शिष्य क्या कहलाते थे, ठीक है, प्राचीन काल में जो है ना, प्राचीन काल में शिष्य क्या कहलाते थे, काल में शिष्य क्या कहलाते थे, फटाफट बताइए, ठीक है। तो चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो आंसर इसका आप लोग तैयार कर लिए होंगे, इसका आंसर होगा संस्कार से।
संस्कार का महत्व कब है? तो आंसर होगा प्राचीन काल से, है ना। संस्कार का महत्व कब से है? तो प्राचीन काल से। प्राचीन शिक्षा में सबसे उत्कृष्ट किसको माना जाता था? तो वेदों का अध्ययन करना। वेदों की संख्या कितनी है बताओ? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो प्राचीन शिक्षा में सबसे उत्कृष्ट क्या माना जाता था? तो वेदों का अध्ययन जो है ना प्राचीन शिक्षा में सबसे उत्कृष्ट माना जाता था। चूरा कर्म के बाद कौन सा संस्कार आता है? तो आप देखो चूरा कर्म कहाँ है ना, चूरा कर्म का, ये देखो ये चूरा कर्म है जिसको मुंडन बोलते हैं। इसके बाद कौन संस्कार आता है? कर्णभेद। तो चूरा कर्म के बाद कौन सा होगा? कर्णभेद होगा। मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूं, सभी संस्कार कर्म से होता है। प्राचीन काल में शिष्य क्या कहलाते थे? तो ब्रह्मचारी कहलाते थे ना। प्राचीन काल में शिष्य क्या कहलाते थे? ब्रह्मचारी कहलाते थे। लास्ट 10वां नंबर का एक और ऑब्जेक्टिव आप बताओ आंसर। विवाह संस्कार के बाद कौन सा संस्कार प्रारंभ होता है ना? विवाह संस्कार के बाद कौन सा संस्कार प्रारंभ होता है? विवाह संस्कार के बाद कौन सा संस्कार प्रारंभ होता है? फटाफट बताओ। आंसर होगा क्या? गर्भाधान, है ना। विवाह के बाद जो है ना गर्भाधान संस्कार प्रारंभ होता है। बोले यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक हो गया। अब हम लोग देखेंगे अक्षरारंभ संस्कार क्या होता है। देखिए अक्षरारंभ संस्कार क्या होता है। 2 नंबर में प्रश्न पूछता है कि अक्षरारंभ संस्कार क्या है, ठीक है। तो अक्षरारंभ संस्कार जो है ना, पहली बार जब शिशु अंक लिखने या अक्षर लिखना प्रारंभ करता है तो इसको हम लोग अक्षरारंभ संस्कार कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जब शिशु पहली बार अंक लिखने या अक्षर लिखने सीखता है तो इसे ही हम लोग अक्षरारंभ संस्कार कहते हैं। और ये संस्कार ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। उपनयन संस्कार क्या होता है? अभी हम बताए ना, गुरु जो है ना शिष्य को अपने घर लेके चल जाता है, मतलब गुरुकुल लेके चल जाता है, और वहां पर शिष्य जो है शिक्षा नियमों का पालन करते हुए विद्या का अध्ययन करता है, ठीक है। और जो है कि इस शिक्षा के नियमों में ब्रह्मचर्य का नियम भी शामिल होता है। तो देखिए लिखा है ना, गुरु के द्वारा शिष्य को अपना घर यानी गुरुकुल ले जाना, और गुरुकुल में जो है शिष्य जो है वो क्या करता है? गुरुकुल में शिष्य जो है शिक्षा नियमों का पालन करते हुए विद्या अध्ययन करता है, ठीक है। शिक्षा नियमों का पालन करते हुए विद्या अध्ययन करता है, ठीक है। और इस नियमों में ब्रह्मचर्य का नियम भी शामिल है। अभी आपको लोग बताए थे ना कि ब्रह्मचर्य का जो नियम है, ये ब्रह्मचर्य का नियम क्या होता है? ब्रह्मचर्य का नियम जो है, ब्रह्मचर्य का नियम। समावर्तन संस्कार का अर्थ क्या होता है? तो समावर्तन संस्कार का अर्थ क्या होता है? इसका उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखिएगा, समावर्तन संस्कार का अर्थ और उद्देश्य होता है क्या होता है, क्या अर्थ होता है समावर्तन संस्कार का? अभी बता था ना, ये शिक्षा संस्कार का अंतिम, शिक्षा संबंधी जो संस्कार था ना, कितना था बोलिए? 5। तो उसका अंतिम संस्कार में था समावर्तन संस्कार। इसमें क्या था कि शिष्य को गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, मतलब गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पहले जो संस्कार किया जाता है उसे ही हम लोग गृहस्थ संस्कार कहते हैं। उसे हम लोग किए जाने वाले गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पहले किया जाने वाला संस्कार समावर्तन संस्कार होगा, है ना। यहाँ गृहस्थ नहीं होगा, यहाँ पर समावर्तन संस्कार होगा, ठीक है। उसे समावर्तन संस्कार कहते हैं, है ना। जब गुरु के घर में जाता है और गुरु के घर में जब पूरा शिक्षा कंप्लीट हो जाता है तो शिक्षा कंप्लीट होने के बाद जो संस्कार मनाया जाता है तो उसी संस्कार को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी संस्कार को हम लोग बोलते हैं क्या, है ना। उसी संस्कार को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस संस्कार को हम लोग समावर्तन संस्कार बोलते हैं। और जब शिक्षा समाप्त हो जाता है तो शिक्षा समाप्त हो जाने के बाद जब गुरु अपने शिष्यों को उपदेश देकर भेजता है, गुरु जो है ना शिष्यों को उपदेश देता है। क्या उपदेश देता है? यदि पढ़ाई खत्म हो जाता था तो पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद जो है ना गुरु जो है वो अपने शिष्यों को कुछ उपदेश दे करके तब भेजता था। क्या उपदेश देता था? जीवन के कार्यों के बारे में और जीवन के धर्मों यानी कर्तव्यों के बारे में कुछ बतलाते थे, जैसे कि सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना और स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना। मतलब सत्य बोलना है, धर्म का आचरण करना है, अपने कर्तव्यों को समझना है और जो है कि अध्ययन करते रहना है, ठीक है। तो इसके बारे में अब लास्ट है यहाँ केशांत संस्कार क्या होता है। देखिए केशांत संस्कार मतलब हो गया, नहीं बोले थे गुरु के घर में जो मुंडन होता है ना उसी को केशांत संस्कार बोलते हैं। तो इस संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म यानी मुंडन होता है ना। इसे हम लोग इसी संस्कार को हम लोग केशांत संस्कार कहते हैं। इसमें गोदान मुख्य कर्म होता है। देखिए गोदान मतलब होता है गाय का दान करना। ऐसा लगता है कि ये जो संस्कार होता हुआ ना तो शिष्य अपने गुरु को
जो है ना गुरु को दक्षिणा स्वरूप जो है गाय वगैरह दिया करते होंगे, तो शायद इस तरह से इसीलिए लगता है इसका दूसरा नाम गोदान है। तो इसमें गोदान मुख्य कर्म होता था, इसीलिए साहित्यिक ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी मिलता है। एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि किसान संस्कार को गोदान संस्कार क्यों कहते हैं, क्योंकि किसान संस्कार में मुख्य कर्म गोदान होता है, तो इसीलिए इस संस्कार को गोदान संस्कार भी बोलते हैं। गोदान का वैसे मतलब होता है गाय का दान देना। ऐसा लगता है कि इस संस्कार में जो है ना शिष्य अपने गुरु को जो है ना दक्षिणा स्वरूप जो है वो गाय वगैरह दिया करते होंगे। ठीक है, अगला है विवाह संस्कार में कौन कौन से कर्म कांड होते हैं। देखिए विवाह संस्कार के अंदर जो है ना, विवाह संस्कार के अंदर जो है, विवाह संस्कार जो है ना, विवाह संस्कार के अंदर में बहुत सारे कर्म कांड होते हैं ना। विवाह संस्कार में बहुत सारे कर्म कांड होते हैं। जैसे देखो यहाँ पर 10 कर्म कांड लिखा हुआ है, वागदान है, मंडप निर्माण है ना, इस तरह से बहुत सारा कर्म कांड है। ठीक है, जैसे वागदान है, मंडप निर्माण है, वधु के घर वर पक्ष का स्वागत है ना, वर और वधु का परस्पर देखना है, कन्यादान है, अग्नि स्थापन है, पानी ग्रहण है, वलाजा होम है, सप्तपदी है, सिंदूर दान लास्ट में होता है और विवाह खत्म। ठीक ना, तो विवाह संस्कार में जो है ना, विवाह संस्कार के अंदर में जो है बहुत सारे कर्म कांड होते हैं ना। विवाह संस्कार में बहुत सारा कर्म कांड होता है। तो आप ये 10 कर्म कांड है ना, आप देखते हैं ना विवाह में कितना सारा कर्म कांड होता है। और विवाह में देखते, विवाह में सारे परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं, है ना, बड़े छोटे बूढ़े बुजुर्ग, जिसमें लड़ाई झगड़ा होता है वो उसको भी मिलाया जुलाया जाता है। तो विवाह संस्कार जो है ना सबसे पवित्र संस्कार होता है। ठीक है, सबसे पवित्र संस्कार कौन होता है, तो सबसे पवित्र संस्कार होता है कौन संस्कार बताइए, तो विवाह संस्कार होता है। और विवाह संस्कार में कौन कौन से कर्म कांड मनाए जाते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। यह चैप्टर यहाँ पर क्या हुआ, खत्म हुआ। और आपको अब जो है ना इसका जो ऑब्जेक्टिव है, अब जो इसका ऑब्जेक्टिव है और जो सब्जेक्टिव है वो हम आपका जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आप सबको पता है कि एक चैप्टर का 3 वीडियो हो रहा है। पहला वीडियो में चैप्टर पढ़ाते हैं, फिर एक वीडियो में ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं, फिर जो है एक वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाते हैं ना। तो इस तरह से चलता है क्लास। और ये 12वां नंबर का, शायद 13वें नंबर का क्लास था ना, सिर्फ 12 क्लास पहले कंप्लीट हो गया। आप लोगों को अगर अच्छा से संस्कृत का पढ़ाई करना है तो आप जो है ना मेरे चैनल पर आप चले जाइए प्लेलिस्ट के अंदर में, और वहां पर संस्कृत क्लास 10th का जो है होगा, उसको जैसे ओपन करोगे तो सारा क्लास आपको वहां पर क्रम से मिल जाएगा। उसको एकांत से एकदम बैठ करके उसको सुनिए, उनको सुन करके उसको अच्छे से लिख दीजिए, लिख लीजिए कॉपी में, उसके बाद उसका अध्ययन करिए, है ना। और मैं गारंटी लेता हूं अगर सब क्लास को आप ठीक से सुन लोगे ना तो फिर आपका 95+ संस्कृत में एकदम आना तय है। और स्टैंडर्ड आंसर और बोर्ड एग्जाम में क्या पूछता है, कैसे क्या है, वो सब टेंशन आप मेरे ऊपर छोड़ दो, वो सब मैं देख लेता हूँ। आपको जो मेहनत करना है, जो आंसर खोजना है स्टैंडर्ड, वो सब मेहनत मैं खुद कर लेता हूँ। आपको केवल छापना है और छाप करके उसको रिवीजन करना है, रिवीजन करके उसको सिर्फ याद करना है। इस वीडियो में आप इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।